जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे 6 क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी, तो उसमें दोस्तों हम लोग एक चैप्टर पढ़ चुके थे जिसमें सौर मंडल के बारे में पढ़ा था। दूसरा चैप्टर दोस्तों आज हम लोगों को ग्लोब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो कुल इसमें 8 चैप्टर है दोस्तों। तो आइए हम लोग आज सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। बोल रहा है पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो पढ़े थे कि गोलाकार नहीं है, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी सी है और इसकी आकृति दोस्तों भुआब तरह का है, ठीक है। तो इसकी आकृति कैसी है? भुआब है। तो इस तरह से क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती है? तो कैसा दिखता होगा? देखिए दोस्तों, ये दिया है ग्लोब का फोटो। बोल रहा है कि यह कैसी दिखती होगी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। तो ग्लोब को देखने के लिए बोल रहा है इस तरह से दिखती होगी। बोल रहा है ग्लोब पृथ्वी के लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्या वास्तविक प्रतिरूप है? ग्लोब विभिन्न प्रकार आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। जैसे बड़ा भी ग्लोब हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उसके बाद छोटा ग्लोब भी होता है दोस्तों जो पॉकेट में भी रख सकते हैं या फिर एक दूसरे जगह से मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब लेकर जाया जा सकता है। उसके बाद फिर एक स्थान से दूसरे स्थान रखा जा सकता है। तो इसी बारे में बोल रहा है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। मतलब जो बड़ा है नहीं ले जा सकता है। और पॉकेट में जो रखने योग्य है या फिर गुब्बारा को फुला करके जैसे गुब्बारा आकार के बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ जो है एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। मतलब छोटे ग्लोब है वो सारी चीज़, ठीक है। अब बोल रहा है ग्लोब स्थिर है। मतलब ग्लोब स्थिर होता है, इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार के पटिया और लट्टू। तो देखिए इसको देख करके आप लोगों को लग रहा है ना कि कुम्हार के पहिया या लट्टू जैसे घूमता होगा, उस तरह से इसको घुमाया जा सकता है। बोल रहा है ग्लोब पर देशों और महाद्वीपों पर महासागरों और उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। मतलब कि बोल रहा है कि पृथ्वी के समान किसी गोला पर अगर बिंदु या रेखा का अगर वर्णन करते हैं तो उसका कठिन है। मतलब इतना बड़ा पृथ्वी है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको एक ग्लोब में, इस पृथ्वी को एक ग्लोब में कैद करके रखना, एक ग्लोब में दर्शाना हर चीज़ की यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे क्या चीज़ है, तो उसको बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम कि किस तरह से रेखाएं और बिंदुओं को संदर्भ में जो है मतलब होती है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बोल रहा है कि आप सब देखें कि एक सुई की में झुकी हुई अवस्था में होती है, इसको अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे चीज़ दोस्तों अक्ष है। ये क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे अक्ष है कि यहाँ पे उत्तरी अक्ष है और दक्षिणी अक्ष, ठीक है। उत्तरी अक्ष और दक्षिण अक्ष, ठीक ठीक। तो यही दोस्तों क्या है? अक्ष है। बोल रहा है कि ग्लोब पर दो बिंदु होकर के मतलब दो बिंदु से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर के अक्ष मतलब एक अक्ष बनता है। तो ये दोस्तों काल्पनिक रेखा है। मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसी वास्तविक रेखा नहीं है। काल्पनिक रेखा बस इसलिए दिया गया है कि मतलब उसको घुमा करके जैसे पता चल सके कि पृथ्वी क्या होती है, घूम रही है। तो इसके लिए वहाँ पे काल्पनिक रेखा एक दर्शाया गया है। अब बोल रहा है एक अन्य भी काल्पनिक रेखा है जो दो भागों पृथ्वी में बांटती है। वो क्या है? तो वो विषुवत वृत्त है, ठीक है। तो विषुवत वृत्त पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में, और ये भी दोस्तों काल्पनिक वृत्त है। बोल रहा है पृथ्वी के उत्तरी स्थित आगे भाग को मतलब उत्तरी गोलार्ध, जैसे यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया, इसके उत्तर में आधा भाग उत्तरी गोलार्ध है और वहाँ पर नीचे जो आधा भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। और बोल रहे इसी को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों जितना भी विषुवत रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं होती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो इसी बात के बारे में इसमें बोला गया है। उसके बाद बोल रहा है कि विषुवत वृत्त की अगर हम मतलब बात करें तो ये 0 डिग्री अक्षांश पे होता है। और अगर हम बात करें इधर 0 डिग्री से फिर इधर जाएगा तो आधा उत्तरी मतलब गोलार्ध हो जाएगा, नीचे दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक। बोल रहा है दोस्तों विषुवत वृत्त को अंश में दर्शाता है। मतलब डिग्री में माप सकते हैं इसको। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 होती है। और दोस्तों यहाँ पे अक्ष के मतलब ये कर रहा है, ध्रुव की बात कर रहा है। तो ध्रुव पे दोस्तों उत्तरी ध्रुव भी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। क्योंकि इसका माप जो है 360, पूरा ग्रुप कितना है? 360 ही होगा ना। तो 360 का 1/4 कर दीजिए यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इसी के बारे में बोल रहा है। ये दोस्तों बोल रहा है इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर का सभी देश समानांतर रेखाएं को उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं और नीचे जितने भी है मतलब समांतर रेखाएं उसको दक्षिणी अक्षांश कह सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर दक्षिण को लिखना दोस्तों ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उत्तर मान लिया जाए कि यहाँ कोई 20 डिग्री यहाँ कोई मान लिया जाए कि 20 डिग्री पर कोई जगह है तो नीचे भी तो कोई 20 डिग्री पर जगह होगा या फिर 30 डिग्री पर, 40 डिग्री पर कोई जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे भी उतना डिग्री पर कोई जगह हो सकता है। अगर हम उत्तरी नहीं लिखेंगे या फिर दक्षिण नहीं लिखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो जगह इतना डिग्री पर उत्तर में स्थित है विषुवत वृत्त के कि दक्षिण में स्थित है। तो इसके लिए वहाँ पे उत्तर या दक्षिण दर्शाना क्या होता है? आवश्यक होता है। यहाँ पे जैसे एक उदाहरण दिया है दोस्तों,
बोल रहा है कि उत्तर और दक्षिण अक्षर में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में अगर बात करें चंद्रपुर की, तो वो भी दोस्तों उत्तर मतलब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 20 डिग्री पर ही स्थित है। और अगर हम ब्राज़ील में बात करें उत्तरी अमेरिका में बेलो होरिजेंटो को, तो वो भी 20 डिग्री अक्षांश पे ही स्थित है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों? अंतर यह है कि चंद्रपुर विषुवत रेखा के क्या है, उत्तर में स्थित है, मतलब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और वही अगर हम बेलो होरिजेंटो की बात करें तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित है। तो दोनों में फ़र्क है, बहुत लाख ज़मीन का फ़र्क है। चंद्रपुर कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में है, जबकि होरिजेंटो कहाँ है? होरिजोंटो है दक्षिणी अक्षांश में। लेकिन अगर दोस्तों सिर्फ हम 20 डिग्री लिखते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि चंद्रपुर और हॉरिजॉन्टल में अंतर क्या है। लगेगा कि दोनों एक ही जगह पे स्थित है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए उत्तर और दक्षिण दर्शाना बहुत ज़रूरी होता है। और उत्तरी अक्षांश को दर्शाने के लिए उत्तर नहीं लिखते हैं, वो लेकर 0 दे देते हैं, मतलब उत्तरी अक्षांश है, और द लेकर 0 देते हैं, यानी कि दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चीज़ पता चल गया आप लोगों को। बोल रहा है दोस्तों यहाँ पे कि विषुवत वृत्त से जैसे-जैसे हम दूर जाएँगे, तो अक्षांश क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। अक्षांश का आकार घटता जाएगा। जैसे देखिए, सबसे बड़ी विषुवत यही होता है, विषुवत रेखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इसका आकार घटता जाएगा, क्योंकि इधर तो सिमटता जाता है ना, तो इसका आकार क्या हो जाता है? घटते जाता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कितनी रेखाएँ हैं? विषुवत रेखा एक हो गया 0 डिग्री अक्षांश पर, फिर उसका उत्तरी ध्रुव आप लोगों को बताया 90 डिग्री उत्तर मतलब 90 डिग्री उत्तर में है, और ये होता है दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है? अब दोस्तों इसके अलावा भी कोई रेखा है, ठीक है? विषुवत वृत्त और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा भी कई सारे रेखाएँ हैं इम्पोर्टेंट। वो देखिए, बोल रहे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जाएँगे, तो दोस्तों उसको कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है? अगर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जाएँगे, तो उसको कहा जाता है मकर रेखा, ठीक? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तो कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री तो मकर रेखा। तो आपको समझ में आ रहा है उत्तरी और दक्षिणी में कितना फ़र्क है? तो दर्शाना ज़रूरी है कि उत्तरी रेखा मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी अक्षांश में है, या फिर दक्षिणी अक्षांश में है। तो इस प्रकार दर्शाना ज़रूरी होता है। अगर हम 23.5 डिग्री सिर्फ कहें तो नहीं पता चलेगा हम कर्क रेखा की बात कर रहे हैं या मकर रेखा की बात कर रहे हैं। अगर 23.5 डिग्री दक्षिण बोलते हैं तो मकर रेखा की बात कर रहे हैं। अगर कोई 23.5 डिग्री उत्तर बोलता है तो वो कर्क रेखा की बात कर रहा है। ठीक है? बोल रहा है विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री 23.5 तो हो गया। दोस्तों अब देखिए 66 डिग्री अगर ऊपर जाते हैं तो उत्तर ध्रुव वृत्त आता है, और 66 डिग्री अगर दक्षिण आते हैं तो दक्षिण ध्रुव वृत्त होता है। इसका मतलब है कि दक्षिण और उत्तर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? और यहाँ पे दोस्तों आप 4 रेखा, ये 4 रेखा तो आप लोग याद ही रखिएगा। उसके बाद वो 3 रेखा जो विषुवत वृत्त है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ये 3 रेखा तो याद होता है। इसके बाद ये 4 रेखा आप लोगों को माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये 4 रेखा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इस चारों के बीच, इस चारों रेखाओं के बीच में ही ताप मतलब कटिबंध का विस्तार होगा। किस तरह के कटिबंध किसके बीच पाए जाते हैं, उसका भी विस्तार इससे ही होगा। तो ये 4 रेखा आप लोगों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है उत्तरी ध्रुव की अगर बात करें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा को दर्शाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश मकर रेखा को दर्शाता है। अगर बात करें 66 डिग्री उत्तर मतलब 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की, तो वो उत्तर ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। और अगर बात करें 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की, तो वो दक्षिण ध्रुव वृत्त को दर्शाता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। बोल रहा है पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब देखिए कटिबंध की बात हम अभी बोल रहे थे कि ये सारे रेखाओं के बीच ही स्थित है। तो देखिए हम आप पढ़ते हैं कटिबंध के बारे में। दोस्तों एक फिगर है कटिबंध में, नीचे जाकर के मिलेगा, देखिए यहाँ पे दिया था। ये देखिए कटिबंध का फिगर दिया है। यहाँ पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर यहाँ पे देखिए कटिबंध, यही चीज़ लिखा हुआ है कटिबंध में, और कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। बस इस फिगर को अगर आप अच्छे से समझ ले रहे हैं ना, तो आप समझिए कटिबंध के बारे में पूरी अच्छी तरह से जान गए हैं। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं वो पैराग्राफ पढ़ने की, वो चीज़ पढ़ने की, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ के सुना देंगे। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं पड़ेगा। वो चीज़ वो बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे हम आपको बताएं ये विषुवत वृत्त है। ठीक है, तो ये बता रहा है विषुवत 0 डिग्री हो गया। उसके बाद दोस्तों इसके 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे, 23.5 डिग्री ऊपर, यानी कि यही है कर्क रेखा। दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कर्क रेखा। उसके बाद दोस्तों 23.5 डिग्री नीचे गए तो ये हो गया दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में गए तो ये हो गया मकर रेखा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 66 डिग्री है, क्या है 66 डिग्री, और यही दोस्तों हो जाता है क्या उत्तरी शीत कटिबंध मतलब सॉरी उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक है, इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, और 23.5 नीचे आएंगे तो दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा। ये कहते हैं दक्षिण ध्रुव वृत्त, और इसी के बीच दोस्तों कटिबंध है, बस इसी के बीच कटिबंध है। अगर हम बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को, यानी कि विषुवत वृत्त के बाद को, ठीक है, विषुवत वृत्त के आसपास के क्षेत्र को, यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, और इसके क्षेत्र को बीच के भाग को अगर हम कहें तो ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध।
कटिबंध। अब ऐसा क्यों दोस्तों, इसको उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं? तो पता है ये बीच में पड़ता है, ठीक है, बीच में पड़ेगा, पृथ्वी के बीच का हवा। तो इसके बाद इस पर क्या होगा, सूरज की प्रकाश एकदम बिल्कुल से क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। दोपहर में बिल्कुल एकदम सिर पर पड़ता है आकाश, तो इसका तापमान बहुत ही ऊंच होता है, यहाँ पे तापमान अधिक होता है, अधिक गर्मी पड़ती है, इसके कारण इसको कहा गया उष्ण कटिबंध। तो आप लोगों को याद रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कटिबंध को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। और क्यों कहेंगे दोस्तों, तो क्योंकि यहाँ पे तापमान सबसे अधिक होगा, सूरज के प्रकाश सीधा पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इधर ध्रुव की ओर जाते हुए, तो दोस्तों ध्रुव देखिए, ध्रुव पर तो यहाँ पहुँच जाए या यहाँ पहुँच जाए, दोनों पर ध्रुव पर क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते बर्फ बर्फ जमेगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा सा गर्मी क्या होगा, कमेगा। यहाँ पे जाएंगे तो गर्मी कमेगा, नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा, गर्मी कमेगा। यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, इसके तुलना में यहाँ पे क्या होगा, गर्मी कम होगा। क्या होगा दोस्तों, कम होगा। और यहाँ की तुलना में यहाँ भी क्या होगा, गर्मी कम होगा, यानी तापमान कम जाएगा। और दोस्तों इसी तापमान के कारण इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। यानी इसको कहेंगे उष्ण कटिबंध, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यानी मतलब शीतोष्ण, उष्ण तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा शीत पड़ रहा है, यानी शीतोष्ण है। क्या उसका कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है। और ये किसके किसके बीच, तो ध्रुव वृत्त यानी उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा के बीच कहिए, या फिर मकर रेखा या दक्षिणी कर्क रेखा का दक्षिण ध्रुव वृत्त के मतलब बीच कहिए। क्यों दोस्तों, इसके बारे में तो हम बता चुके, तो इसके बारे में हम छोड़िए, यहाँ पे नहीं बताते हैं। इसके बारे में अब सुनिए, बोल रहा है कि देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा उत्तर में हो गया, और मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिण में हो गया, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र दोनों एक ही कटिबंध में आता है, उत्तरी मतलब शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन ये उत्तर में है, इसको कहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये दक्षिण में है, इसको कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। अब इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहेंगे दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ के अपेक्षा यहाँ गर्मी कम पड़ेगा, यानी कि शीत पड़ेगा। यहाँ पे पूरा उच्च दाब है, यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है, सूर्य के प्रकाश पूरा पड़ रहा है, यहाँ पे सीधा तौर पर पड़ रहा है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कह दिए। और यहाँ पे दोस्तों कम मात्रा में पड़ रहा है, मतलब इसको शीतोष्ण कटिबंध कह दिए। और इससे भी ऊपर जाएंगे, तो इससे भी ऊपर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल शीत पड़ेगा, क्योंकि ऊपर हो गया अक्ष, और यहाँ पे प्रकाश जो है ध्रुव हो गया, और ध्रुव पर तो बर्फ रहता है, ऐसे भी आप लोगों को याद रहता है। लेकिन दोस्तों समझिए, यहाँ पे क्यों बर्फ रहता है, क्योंकि सूरज का प्रकाश वहाँ पे बिल्कुल भी पहुँच नहीं पाता है। देखिए दोस्तों, इधर मान लिया जाए कि ये सूरज है, ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए कि सूरज है, इधर से सूरज की प्रकाश आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर तो सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधा तौर से पड़ेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इधर यहाँ पे जाते जाते बहुत कम पड़ेगा। देखिए इधर ही पड़ा, इधर तो अधिक से पहुँचा नहीं। देखिए इधर भी आएगा तो थोड़ा कम पड़ेगा, और यहाँ पे तो दोस्तों पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, शीत होता है, शीत कटिबंध। तो ये उत्तर में इसलिए उसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे, और नीचे है इसलिए इसको कहेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध, ठीक है। और शीत कटिबंध किसके किसके बीच होगा दोस्तों, तो दक्षिण ध्रुव वृत्त या दक्षिण ध्रुव के बीच, या फिर कह दीजिए उत्तर ध्रुव वृत्त या उत्तर ध्रुव के बीच। तो उत्तर ध्रुव वृत्त या उत्तर ध्रुव के बीच तो उत्तरी शीत कटिबंध हो जाएगा। और अगर कहें दक्षिण ध्रुव वृत्त या फिर दक्षिण ध्रुव के बीच, तो दक्षिण शीत कटिबंध इसको कह सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कटिबंध के बारे में। तो बस यही चीज़ यहाँ पे वर्णन किया दोस्तों कटिबंध में। तो आइए इसको हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सी के ऊपर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को अधिक उष्मा होती है, उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो दोस्तों हम बता दिए आपको, उष्ण कटिबंध वहाँ पे होता है कर्क और मकर के बीच। बोल रहा है कर्क और मकर के बीच के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, मतलब पूरी अच्छी तरह से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, और ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को क्या कहेंगे, मतलब शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। तो वही उत्तर की ओर हो गया, मतलब कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच हो जाएगा, तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। और दक्षिण की में बात करें तो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच हो जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं। बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिण ध्रुव के बीच मतलब बिल्कुल भी ठंडा होता है, क्षेत्र बहुत ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज मतलब ऊपर नहीं आ पाती है, इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो ये सारी चीज़ तो हम आपको पहले ही बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ जाते हैं देशांतर में। अक्षांश हम लोगों को खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं देशांतर में। बोल रहा है किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ भी आवश्यक होती है। क्या होती है, तो प्रशांत महासागर दोस्तों यहाँ पे बात करें, वहाँ पे उत्तर दक्षिण तो कर लिए हम लोग,
अब बोल रहा है कि प्रशांत महासागर में स्थित जो टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में एक स्थित है मॉरिशस द्वीप, ठीक है। तो वो एक ही अक्षांश पे है, क्या है, एक ही अक्षांश पे है, मतलब 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दोनों का दोनों है। मतलब इस ग्लोब को अगर देखें तो ये देशांतर है दोस्तों, क्योंकि ये मतलब दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही देशांतर कहलाती है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा है दोस्तों। लेकिन अगर हम इसको अक्षांश की बात करें तो इस तरह से अक्षांश होगा यहाँ पे, इसी तरह से अक्षांश रहता है ना यहाँ पे तो ऐसे हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया है ना, वो तो साथ साथ रहता होगा अक्षांश और देशांतर। तो यहाँ पे विषुवत वृत्त है, नीचे फिर दक्षिणी गोलार्ध ये मकर रेखा होगा या फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कर्क रेखा या फिर होगा उत्तर ध्रुव वृत्त, यहाँ पे ध्रुव होगा और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रशांत महासागर में जो टोंको द्वीप है और मतलब हिंद महासागर में जो मॉरिशस द्वीप है एक ही अक्षांश पर स्थित है। वो है कहाँ दोस्तों, तो 20 डिग्री दक्षिण में है, यानी कि इस जगह पे होगा, ठीक है। ये 23.5 डिग्री पड़ जाता है दोस्तों ये वाला चीज़ मकर रेखा, इसलिए इससे ऊपर ही होगा। यहाँ पे होगा दोस्तों क्या, मॉरिशस और टोंगो दोनों द्वीप जो है 20 डिग्री दक्षिण में ही स्थित है। तो दोस्तों यहीं पे स्थित है, तो कहीं भी 20 डिग्री दक्षिण में स्थित होने का मतलब कि 20 डिग्री दक्षिण में यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कहीं भी रह सकता है 20 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे कहीं भी रह सकता है, यहाँ पे बस रहना चाहिए 20 डिग्री पर, ठीक है। तो कहीं भी रह सकता है, तो उसकी स्थिति कैसे पता लगाएंगे हम। 20 डिग्री बोल दिए कि 20 डिग्री दक्षिण में जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर मॉरिशस द्वीप भी स्थित है और 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर टोंको द्वीप भी स्थित है। तो उसको कैसे कहेंगे कि कहाँ पे स्थित है। तो इसके लिए हमको कुछ और जानकारी की आवश्यकता है, यानी कि देशांतर की भी आवश्यकता है। और देशांतर क्या बताएगा दोस्तों, देशांतर देखिए 0 डिग्री अवंतर देशांतर पूर्वी बताएगा और पश्चिमी बताएगा। तो दोनों 20 डिग्री दक्षिण स्थान पर है, तो इतना तो हम बता सकते हैं ना कि कौन पूरब में और कौन पश्चिम में है, इतना तो जरूर बता सकते हैं। तो इसलिए इसका जानकारी भी दोस्तों आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यह सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ में मतलब पूर्व या पश्चिम की ओर इस स्थिति को दूरी कितनी है। और इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय अयमोत्तर कहते हैं, मतलब 0 डिग्री देशांतर को क्या कहेंगे, देशांतरीय अयमोत्तर कहेंगे। और इसके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जा सकता है, तो अंश में इसको मापेंगे मतलब डिग्री में। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है, ये अर्धवृत्त है। तो देखिए ना यहाँ पे अर्धवृत्त हैं दोस्तों, ये सारे चीज़ देखिए इधर से आते हैं, फिर ये अर्धवृत्त ही तो है। और वो जो दोस्तों है अक्षांश वो तो चारों तरफ घूमेगा, उसका मतलब वो वृत्त होगा, ठीक है, पूर्ण वृत्त। बोल रहा है इसके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ क्या होती है, घट जाती है। मतलब दोस्तों देखिए जब ध्रुव पर पहुंच जाएंगे तो इसका ध्रुव पर इसका मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ध्रुव पर जाएगा तो इसका इसके बीच जैसे देखिए यहाँ पे इसके और इसके बीच की दूरी तो हम माप सकते हैं, इसके बीच की दूरी, लेकिन ध्रुव पर इस दोनों के बीच की दूरी क्या माप सकते हैं आप, 0 ही तो होगा। धीरे-धीरे यहाँ पे सबसे अधिक होगा, मतलब विषुववृत्त पर सबसे अधिक होगा, फिर धीरे-धीरे ऊँचे ऊपर जाएँगे तो मतलब कमता जाएगा और यहाँ पे सबसे जा कर के सब शून्य हो जाएगा। फिर नीचे में भी वही होगा, नीचे जा कर के शून्य हो जाएगा, इधर आते-आते घटते जाएगा। और सबसे अधिक दूरी की अगर बात करें दोस्तों तो वो विषुववृत्त पर होगा, क्योंकि उसकी लंबाई से अधिक कोई की लंबाई नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारे देशांतरी अमोत्तर आकर के क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। बोल रहे अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी अमोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तब सभी देशों ने निश्चय किया, मतलब सब देश निश्चय किया कि ग्रीनविच जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है से गुजरने वाली अमोत्तर से पूरब और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इन अमोत्तर को प्रमुख अमोत्तर कहा गया, जो ग्रीनविच में दोस्तों एक अमोत्तर उसको कहा गया मतलब प्रमुख अमोत्तर। बोल रहा है यह मान 0 डिग्री देशांतर है, जहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना हम कर सकते हैं। प्रमुख अमोत्तर तथा 180 डिग्री अमोत्तर मिलाकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध में माप सकते हैं। तो यहीं पे दोस्तों देखिए ये प्रमुख अमोत्तर है 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे मापा गया है, इधर पूर्वी है और इधर पश्चिमी है, ठीक है। इसी तरह से इसको बता रहा है। बोल रहे आप ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी अमोत्तर के बीच बनी ग्रिड को देखो। तो इसको देखने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो इधर देखिए ये अक्षांश है रेखा है और इधर जो मापा गया है वो है देशांतर रेखा। बोल रहा है कि आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जिस उदाहरण की अगर हम बात करें तो असम में एक है धुबरी, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एवं 90 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में है। तो ऐसा हम लोग जान सकते हैं, इसको आसानी से वहाँ पे पहुँचा जा सकता है। बोले अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है। तो इधर से देखिए 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा और पूर्वी मतलब कि यहाँ से ये मान लिया जाए, देखिए हम बताते हैं आपको, ये मान लिया जाए कि यह प्रमुख है मतलब 0 डिग्री और यह है विषुवत वृत्त। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी मतलब कि उत्तर मतलब कि यहाँ पे होगा 23.5 डिग्री दक्षिण 26.5 डिग्री मतलब उत्तरी अक्षांश। अब पूरब का मतलब इधर होगा, यानी कि 90 डिग्री पूरब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे वो चीज़ होगा,
समझिए बात ना। तो हम लोग आसानी से उस जगह पे पहुँच सकते हैं। बोल रहा है इसको समझने के लिए कागज़ के मतलब प्रैक्टिस करके दिखा रहा है कि कागज़ पर समान दूरी वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मतलब इस तरह से खींचिए आप। इस तरह से आप खींचिए, इस तरह से, और इसको फिर काट करके यहाँ पे देखिए, ठीक? इसी को द बोल रहा है, एक एक को 1 2 से कर रहा है काउंटिंग करने, एक को मतलब क ख ग घ, ठीक है? बोल रहा है मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाओं के पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज उत्तरी को व्यक्त करती है। और यहाँ पे दोस्तों कर करके दिखाया गया होगा, ठीक है? यहाँ देखिए इसी चीज़ को आपको बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक? आप देख पाएँगे कि वृत्त यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है कि आप देख पाएँगे कि अ, क, ख मतलब 1 डिग्री पूर्व देशांतर में, देखिए यहाँ पे करके दिखा रहा है। तो आपको मैं भी करके दिखाया ना, इसी तरह से। अब देखिए दोस्तों, देशांतर और समय के बारे में दे रहा है। बोल रहा है समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। तो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति को मापने के सबसे अच्छा समय मापने का साधन है। बोल रहा है पूर्वोत्तर और मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त तो प्रतिदिन होता है। अतः स्वाभाविक है कि स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूरज के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। तो परछाई से अभी भी लोग लगा लेते हैं अनुमान कि कितना टाइम हुआ होगा, ठीक है? और जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्यास्त और छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो दोस्तों देखिए, परछाई याद रखिएगा दोपहर में छोटी होती है, लेकिन अगर सूर्योदय की बात करें या फिर सूर्यास्त की बात करें तो परछाई क्या होती है? लंबी होती है। बोल रहा है ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य की जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर की स्थिति सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर होगी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि ग्रीनिच पर जो प्रमुख यामोत्तर बनाया गया है ना, उस पर प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस प्रकार आकाश में सबसे ऊंची बिंदु पर होगा ना, उस समय मतलब सभी जगह क्या हो जाएगी? दोपहर हो जाएगी। क्योंकि पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। अतः होवे स्थान ग्रीनविच से पूरब में उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा। मतलब पूरब से पश्चिम लगाएगी तो अगर ग्रीनविच से पूरब कोई जगह है तो उस पर ग्रीनविच से आगे समय हुआ होगा, जो पश्चिम है तो उसके पीछे होगा। तो इसलिए समय का अंतर की दर की गणना विभिन्न विधि इस विधि से की जा सकती है। बोल रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 160 डिग्री क्या करती है? घूम जाती है। यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो याद रखिएगा पृथ्वी इसके ये तो मैथ का फॉर्मूला को याद रखने वाला चीज़ थोड़ी है। 24 घंटा में 360 घूमा, यानी कि 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूम गया होगा। फिर 1 मिनट की 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री उसको घूमने में 4 मिनट लगा होगा, ठीक है? इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूरब समय होगा। देखिए बोल रहा है कि ग्रीनविच में अगर दोपहर 12 बजता है तो ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर पूरब जाएँगे तो 15 गुना 4 कर लीजिए, यानी कि 60 मिनट उसको में ज़्यादा होगा, यानी कि ग्रीनविच में 1 घंटा अधिक समय होगा, यानी कि दोपहर का 1 बज जाएगा। और अगर हम पश्चिम में इसकी बात करें तो 1 घंटा घटा दीजिए, यानी कि वहाँ अभी क्या होगा? 11 ही बजा होगा, सुबह का 11 बजा होगा। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों वहाँ पे समय का निर्धारण किया जाता है। उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। बोल रहा है किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है ना, तो दोपहर के उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए आमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। तो यहाँ पे आमोत्तर दिया गया है, ठीक है? तो इसी को दोस्तों यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए ग्रीनिच, देख रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट लाइन से जो है ग्रीनिच, इधर आगे है और इधर पीछे, ठीक है? अगर इधर जाएगा, इधर 1 घंटा बढ़ेगा तो मतलब बढ़ेगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा कि जितना डिग्री बढ़ेगा ना 4 से गुना करके उतना देर बढ़ जाएगा, और फिर इधर बढ़ेगा तो घट जाएगा, ठीक? ये पीछे है। तो इस तरह से यहाँ पे समय का निर्धारण होता है। ये सारा चीज़ हो गया। बोल रहा है कि हम मानक समय क्यों मानते हैं? हम मानक समय क्यों मानते हैं? आखिर क्यों मानना चाहिए हमको? बोल रहा है अगर अलग-अलग यामोत्तर पर स्थित संस्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है? अंतर होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका और असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। दोस्तों गुजरात कहाँ पड़ता है? देखिए गुजरात एकदम इधर बिल्कुल भी ही मतलब पश्चिम में पड़ता है, और दोस्तों इधर असम एकदम बिल्कुल ही पूरा में पड़ जाता है, ठीक है? तो दोस्तों बोल रहा है कि गुजरात के द्वारका है और असम की डिब्रूगढ़ है, तो ये दोनों का स्थानीय समय में बहुत फ़र्क होता है। मतलब जैसे 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क होता है। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य से होकर के एक क्या होना चाहिए? मोतर होना चाहिए, जो ये हमको ज्ञान दे, ठीक है? अच्छा सा समय का मापन कर सके।
तो क्या हो जाए है कि आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले सभी अमोतर के स्थानीय समय देश के मानक समय माना जाए। तो एक मानक समय मान लिया जाता है देश का, ठीक। और ये अमोतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत के 82.82 पूरब में को मानक अमोतर कहा जाता है। तो भारत का मानक अमोतर की अगर बात करें तो 82.82 पूरब में जो मानक अमोतर उसको माना गया है कहाँ पे दोस्तों, तो बता रहा है अभी देखिए। इसे अमोतर का स्थानीय समय पूरे देश के मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। बोल रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से दोस्तों एक्चुअल में हम बता देते हैं आपको। एक्चुअल में पता है इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद से रेखा गुजरता है। यहाँ पे दिया नहीं है, हो सकता है नीचे दे। तो अभी जान लीजिए आपको 82.82 मतलब इलाहाबाद से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और बीच में यही मानक रेखा है हम लोगों के लिए। बोल रहा है कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। तो देखिए एक कबीर कहाँ रहता है, भोपाल में रहता है, ठीक। और अपने आलोक, इसका एक आलोक है मित्र, तो आलोक से बात कर रहा है और कहता है कि हम आज रात्रि में मतलब सो नहीं पाएंगे। तो ये पूछेगा आलोक कि क्यों नहीं सो पाओगे भाई, क्या बात है। तो बोला कि आज है हम भारत और इंग्लैंड के बीच क्या होने वाला है, मैच होने वाला है। और वो क्या होगा 2 बजे भारत में होगा, मतलब रात में होगा 2 बजे। तो इसलिए वो नहीं आज सो पाएगा, मतलब देखने का मन है उसको, देखेगा, पूरा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बोल रहा है अर्थात भारत का समय अनुसार मैच शाम 7:30 बजे। अब देखिए बोल रहा है कि भारत में अगर समय की बात करें माना के अमोतर के समय के अनुसार, तो भारत में मैच स्टार्ट होने वाला है 7:30 बजे। लेकिन वो रहता कहाँ में है, वो रहता है भोपाल में। उसको लगा कि 2 बजे रात को होगा, ठीक है। तो 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात्रि में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो इसके बारे में मतलब अथी कर रहा है, ठीक है। हाँ, देखिए देखिए पता है ये इस 2 बजे कब कहाँ शुरू हो रहा है? ये लंदन में 2 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है? और 7:30 बजे यहाँ पे होगा भारत में के समय अनुसार 7:30 बजे होगा। अब बोल रहा है भारत ग्रीनिच से पूर्व 82.82 पूर्व स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटा क्या है आगे है। तो ग्रीनिच दोस्तों एक प्रमुख हाइमोत्तर हो गया, ठीक है? और हमारा जो मानक रेखा है ना उससे 5.5 डिग्री आगे, सॉरी 5.5 घंटा आगे, ठीक है? यानी 82 डिग्री पर स्थित है। इसलिए जब लंदन में 2 बजता है तो भारत में क्या बजता है, 7:30 बजता है। यानी कि 5 घंटा के बाद, यानी 5 से 2 7, अपनी आधा घंटा यानी 7:30 बज गया, ठीक है। बोल रहा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। इसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक या मतलब देखिए भारत के से तो एक मानक समय मान लिया तो चल गया चारों तरफ से काम। लेकिन बड़े-बड़े समय जैसे रूस हो गया, अमेरिका, ये सब में दोस्तों नहीं चल पाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि मतलब एक से अधिक मानक समय वहाँ पे निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे रूस, देखिए रूस कितना बड़ा देश है, तो रूस में दोस्तों कुल मिलाकर के 11 मानक समय माना गया वहाँ पे, ठीक है। और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, बाँट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को क्या करता है, घेरता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। हम ये पूरा ये चैप्टर सेकंड खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन बहुत ही मतलब क्वेश्चन आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत सिंपल ही रहता है। तो आप लोगों से बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। तो आप लोग इसको देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं तो अभी कोई ज़रूरी नहीं है। बस इसको रीड करते जाइए और जो इम्पोर्टेंट लगता है दोस्तों उसको आप लोग कॉपी भी में नोट कर रहे होंगे तो अच्छा होगा। नोट कर जाइए और फिर आपको जैसे ही 12th तक एनसीईआरटी कंप्लीट होता है, आपको ज्योग्राफी मतलब लगभग तौर पर मतलब कंप्लीट, लगभग क्या मतलब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और कुछ पढ़िएगा भी एडवांस बुक, तो अच्छे से समझ आएगी और आपको कुछ याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, कॉपी पर लिख के नोट्स वोट्स बढ़िया से बना चुके हैं और याद कर चुके हैं, 2-4 बार रीड कर चुके हैं तब। और ऐसे नहीं कि एक बार रीड कर चुके हैं और मतलब इग्नोर कर के ऐसे ही मनमौजिया टाइप से खेलते हुए, तो ये नहीं, ठीक है। खेलते हुए एडवांस बुक को पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी को खेलते हुए नहीं, इसमें दिल थाम के पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही और मिलते हैं फिर कल सेकंड वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।